दिल्ली के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। ये दो लिहाज से काफी अहम है। पहला कि अरविंद केजरीवाल को हिंदुत्व की पिच पर लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और अगर केजरीवाल इस पिच पर आ जाते हैं तो भाजपा के लिए उन्हें मात देना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां 81% से ज्यादा तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं और 12% मुस्लिम हैं। योगी ने एक और नारा दिल्ली में फिर से काफी पुरजोर तरीके से दोहराया, वो है बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है। अगर महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में यह नारा सफल रहा तो यहां बाजी पलट सकती है, क्योंकि दिल्ली में वोटरों को अब तक पूर्वांचली, पंजाबी, ब्राह्मण जैसे वर्गों में बांटकर देखा जाता रहा है और यह बंटवारा काफी अहम होता है। मसलन 25% पूर्वांचली होते हैं और जो करीब 35 सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 22% की आबादी वाले पंजाबी कम से कम 15 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही अलग अलग जातियों और वर्गों का दबदबा अलग अलग सीटों पर रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदुत्व और एक है तो सेफ है वाला दांव दिल्ली में कितना चल पाएगा, या फिर अलग अलग जातियां, समूह अलग अलग भूमिका निभाएंगे। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। मेहमान है सो आपका परिचय कराऊं, इससे पहले देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर अब बढ़ने लगा है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली के सिंहासन से हटाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रचार की शुरुआत करते ही केजरीवाल पर प्रहार कर दिया। उन्होंने आप को झूठ बोलने की एटीएम मशीन बताया। योगी ने दिल्ली की तुलना यूपी से की और प्रदूषित यमुना, सड़कों में गड्ढों को लेकर आपकी दिल्ली सरकार को घेरा। मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं? क्या किसी मंदिर के सुंदरीकरण की कार्य योजना को उन्होंने कभी आगे बढ़ाया? कभी बढ़ाया? मॉडल देखना हो तो आइए काशी में काशी विश्वनाथ धाम को देखिए। मॉडल देखना हो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के मॉडल को देखो। मॉडल देखना हो तो प्रयागराज में आइए। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन स्थल को देखो। आज क्या स्थिति है, क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुक्तभोगी हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। इधर केजरीवाल ने मिडिल क्लास पर दांव लगाने के बाद अब युवाओं पर जोर लगाया है। वो युवाओं के लिए नौकरी का इंतजाम करने की बात कह रहे हैं। केजरीवाल ने योगी को भी जवाब दे दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी सरकारी स्कूल ठीक हों। बीजेपी के साथ कांग्रेस के भी आम आदमी पार्टी पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस ने हेल्थ घोटाले के आरोप के बाद अब आपको अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी बता दिया। शराब से पैसा बनाने की लत न केवल इंसान को, उसके चरित्र को, हमने तो देखा हमारी आंखों के सामने, इस पूरे शहर को उसने बर्बाद किया। और ये जो अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी, आप आम आदमी पार्टी जिसको आप लोग कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर को कैसे तबाह किया, हमारी आंखों के सामने तबाह किया, आप सब
देख रहे थे, हम सब देख रहे थे, हम सब गवाह हैं इस बात के। दिल्ली के चुनावी दंगल में कुछ समुदायों का अहम रोल है। दिल्ली के सिंहासन तक का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। इनमें पूर्वांचली और पंजाबी समुदाय काफी अहम है। इसके अलावा दलित, मुस्लिम और जाट वोटरों का भी कई सीटों पर दबदबा है। झुग्गियों में रहने वाले लोग भी दिल्ली चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। आप, बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने ढंग से इन सबको लुभाने में लगे हैं। सवाल यह है कि इस बार दिल्ली के चुनाव में किंग मेकर कौन बनेगा? पूर्वांचली और पंजाबी वोटर किसकी किस्मत का ताला खोलेंगे? चुनाव में दलित मुस्लिम फैक्टर किसके पक्ष में काम करेगा? और क्या दिल्ली में भी हमें धार्मिक ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा? आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और इस कोशिश में हमारे साथ होंगे तीनों पार्टियों, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। भाजपा से हमारे साथ विजय शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव जी हैं, कांग्रेस की तरफ से गिन्नी साहनी कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं, और दो राजनीतिक विश्लेषक हैं, अमिताभ तिवारी और सज्जन सिंह, जो कि आंकड़ों के आधार पर बहुत ही सटीक विश्लेषण करते हैं कि कहाँ पे किसकी बढ़त, कहाँ पे किसका दबदबा और कौन कमजोर यहाँ पे दिख रहा है। शुरुआत में भाजपा के प्रवक्ता से करना चाहूंगा। विजय शर्मा जी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री हुई और जिस नारे का इस्तेमाल किया गया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो चुनौतियां दी गई आम आदमी पार्टी को, ऐसा लग रहा था कि भाजपा पूरी इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से केजरीवाल को हिंदुत्व के पिच पे ले आया जाए, लेकिन जवाब आया केजरीवाल का तो बच के तो निकल गए। देखिए लक्ष्मण जी, ऐसी बात नहीं है। जो मुद्दों के आधार पर बात की है योगी जी ने, और बड़े अच्छे स्पष्ट तरीके से की है। उन्होंने कहा देखिए कैबिनेट के साथ मैंने डुबकी लगाई है गंगा जी में, तो केजरीवाल जी जाएं जमुना में डुबकी लगा के दिखा दें अपने मंत्री जितने भी उनके साथ में। तो ये क्या बुराई की बात है? क्या गलत कहा है इसमें? उन्होंने विकास की बातें की है कि भाई मैं कैसे टूटी हुई सड़कों के ऊपर से चल के आया हूं, और ये बात केजरीवाल जी भी मान गए हैं। और एक बार नहीं, दो तीन बार मान गए, हाँ मैं सड़क नहीं बना पाया, जमुना साफ नहीं करवा पाया मैं। तो ये इस तरह की बातें हैं। और जहरीली जो हवा है दिल्ली के अंदर, जो देश की राजधानी भी है, उसके अंदर आपने देखा होगा कितनी सारी एम्बेसी है वर्ल्ड में, तो हम क्या परोस रहे हैं? जहरीली हवा, गंदा पानी। तो वो सारे मुद्दे उन्होंने रखे योगी जी ने। तो हिंदू मुस्लिम का तो वहां सवाल ही नहीं है। इनकी तो तुष्टिकरण की याद दिलाई है। लेकिन मंच पे आप देखिए तो बड़ा बड़ा होर्डिंग टंगा था जिसमें लिखा था बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। तो ये किस बांटने और किस एकजुटता की बात कर रहे थे? लक्ष्मण जी, शायद आपको भी याद होगा, मुझे तो याद है, अच्छे से याद है कि हमारे स्कूल की दीवारों पे लिखा रहता था इस तरह से कि संगठित बन के रहना है। और वो अलग अलग स्लोगन में लिखा होता था किस तरह से कि भाई एकजुटता में ताकत होती है। तो अलग अलग स्कूलों में आपने देखा होगा, कहीं प्राइमरी स्कूल में अलग होता था, 8th में अलग होता था, 10th में अलग होता था। तो ये तो एकता में बल है। आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा एकता में बल है, एकता में बल है। तो इसको कैसे ही समझ लीजिए। और अंग्रेजों के बारे में तो कहा ही जाता था कि भाई फूट डालो राज करो। तो उसी से बचने के लिए अगर देश बटेगा तो कटेगा, अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो इसमें क्या गलत है? जब जब देश बटा है तो आपने पाकिस्तान देखा है, बांग्लादेश देखा है, आपने किस तरह से देखा, ये अफगानिस्तान देखा है कि हमारे कितने टुकड़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल उन्होंने सच्चाई बोली है और बिल्कुल जनमानस को समझना भी चाहिए कि हमें एक बन के रहना चाहिए। मुझे ये बात भी याद है, हालांकि मैं ये भूल गया था कि विजय शर्मा जी वकील भी हैं हमारे। ठीक है, तो खैर संजीव जी, जो दलीलें यहाँ पे दी गई विजय शर्मा जी की तरफ से, लेकिन मानना पड़ेगा आपके नेता को भी कि जिस तरीके से इन पर हमला किया गया, जो मुद्दों को छेड़ा योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैली में, उन मुद्दों से कैसे आसानी से बच के निकल जाया जा सकता है और स्कूलों के नाम पे दूसरे मुद्दे पे उनको घेरने की कोशिश की गई। तो आम आदमी पार्टी को इस बात का एहसास है, इसका मतलब कि अगर हम हिंदुत्व के मुद्दे पर गए तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। देखिए लक्ष्मण जी, दिल्ली की जनता जनार्दन है और दिल्ली क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन यहां पर है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी ने 2013 में जब राजनीति में एंट्री की तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही सत्ता दिल्ली ने देखी थी और देश ने देखी थी। तो क्योंकि इन्होंने कभी भी ग्राउंड पे आम आदमी के लिए, सरकारी स्कूलों का जिस तरीके से बेड़ा गर्क पूरे देश में है, आज दिल्ली के स्कूलों के मॉडल को इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। जिस तरीके से
अच्छे स्वास्थ्य का प्रबंध करके और फ्री स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को फ्री बस यात्रा देने का काम किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। पानी और बिजली 8-8, 10-10 घंटे के कट दिल्ली के लोगों ने देखा है, उसको खत्म करके जिस तरीके से पानी और बिजली पे काम हुआ, फ्री में देने का काम हुआ, वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, इसलिए दिल्ली की जनता उनको बार बार पसंद कर रही है। जहां तक बात है योगी जी के भाषण की, योगी जी जिस प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके मैक्सिमम लोग स्वास्थ्य के लिए दिल्ली क्रॉस करके, बॉर्डर क्रॉस कर दिल्ली के हॉस्पिटल्स में आते हैं। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं उस लेवल की नहीं है। सरकारी स्कूलों का जिस तरीके से यूपी के अंदर बेड़ा गर्क हुआ है या और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों में हुआ है, दिल्ली के अंदर एजुकेशन के लिए क्यों लोग आ रहे हैं? क्योंकि दिल्ली पूरे देश के अंदर सबसे कम महंगाई, सबसे ज्यादा जन कल्याण योजनाएं दिल्ली में चलती हैं। और अब तो अरविंद केजरीवाल जी की उन जन कल्याण योजनाओं को जिनको ये फ्री रेवड़ी बताते थे, इनको भी मजबूरी में उसी पिच पे आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की वो नीतियां देश की आम जनता पसंद कर रही है। हमारे दोस्त अडानी अंबानी नहीं है, हम कोई 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात नहीं कर रहे थे, हम 15-15 लाख रुपए खातों में लाने की बात नहीं कर रहे थे। हमने कोई जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट चाहे वो माल्या हो या नीरव मोदी हो, उनको भगाने का काम हम लोग हमने नहीं काफी किया। चर्चा इस तरह के मुद्दों पे कर चुके हैं। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा हम लोग स्पेसिफिक बात करें तो हमारे दर्शक भी इससे ज्यादा समझेंगे दिल्ली के समीकरण को, कि जिस तरीके से ध्रुवीकरण की बात हो रही है, अगर ध्रुवीकरण होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां क्या बढ़ जाएंगी क्या? देखिए लक्ष्मण जी, दिल्ली की जनता में काम की राजनीति चलेगी। जिसने काम किया है, जो आगे काम की गारंटी दे रहे हैं, जिस तरीके से महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, पुजारी और ग्रंथियों के लिए, ऑटो वालों के लिए, आरडब्ल्यूएस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई काम करने की गारंटी दे रहे हैं तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। तो इसलिए दिल्ली में इनकी ऐसी काटने बटने वाली राजनीति नहीं चलने वाली, धर्म की राजनीति नहीं चलने वाली, जाति पाति की राजनीति नहीं चलने वाली। हरियाणा में जाट वर्सेस ये चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस चुनाव लड़ते हैं, यूपी में जाते हैं यादव वर्सेस चुनाव लड़ते हैं। तो ये तो वो लोग हैं जो गाली गलौज करते हैं। नहीं, महाराष्ट्र में तो खूब चले। महाराष्ट्र में ऐसे ही वहां की पार्टियां कह रहे थे कि ये पॉलिसी चलेगी नहीं, ये नारा चलेगा नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में खूब चला और देखा आपने किस तरीके से वहां पे जीत हासिल हुई। और ये अनुभव दिल्ली में नहीं चले, दे चुके दिल्ली में। विजय शर्मा जी कुछ जोड़ना चाहते? विजय शर्मा जी बोल दीजिए, फिर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता भी इशारा कर उनके पास जाऊंगा। विजय जी, मैं सिर्फ 10 सेकंड का समय लूंगा कि संजीव जी ने बड़े मतलब मैं शब्द नहीं वो यूज करना चाहता कि पता नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल जी कल ही परसों मैंने कनकलेव पे देखा है, साफ कहा है कि मैं पानी नहीं दे पाया, ये कह रहे हैं हमने पानी दे दिया। वर्ल्ड क्लास ये स्कूल की बातें करते हैं। इनकी सीएम के आपने वीडियो देखे होंगे, ये देखिए, ये वीडियो इनकी सीएम का है स्कूल पे, ये देखिए। 4 कॉम्प्लेक्स यहीं से शुरू हो जाता है, ये देखिए जरा। हाँ जी, ये शिक्षा मंत्री भी है इनकी, ये देखिए जरा वीडियो। पवन जी कौन सा वीडियो मेरे को भेजना जरूर, संजीव जी आपके लेकिन रिकॉग्नाइज बोला था, ये गलत बात है। एक मिनट आपकी बात में आपका स्कूल वहाँ से बाउंड्री से वहाँ से शुरू होता है। अच्छा मैडम वो तो मेन तो हम चला रहे हैं। हाँ नहीं वो तो ठीक है, पर स्कूल शुरू कहाँ से होता है? अच्छा आइए एक बारी, बच्ची क्यों जा रही है घर? ठीक है विजय शर्मा जी, वीडियो हम लोगों ने देख लिया। मैं एक सवाल पूछूंगा, मैं किसी भी प्रदेशों में देख लिया शिक्षा मंत्री कोई स्कूल का चुनाव लगाता है क्या? ठीक है, अरे ये विजय शर्मा जी और संजीव जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट जरा। लक्ष्मण जी 5 सेकंड का और 5 सेकंड का। हाँ, इन्होंने इनका वर्ल्ड क्लास स्कूल मैंने दिखा दिया, कूड़े के ढेर, चौकीदार नहीं, बच्चे जा रहे हैं और वहां पे किस अरे पवन जी, दूसरा शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्री का अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी को नाम पता है तो उनका मनीष सिसोदिया और आतिशी जी का नाम आता है। अरे आप बीच में क्यों बोलते हो भाई? गिन्नी साहनी जी, एक मिनट आप दोनों लोग शांत हो जाइए। गिन्नी साहनी जी के पास चलते हैं, गिन्नी साहनी जी के पास चलते, फिर आप दोनों के पास आएंगे। आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, फिर एक बोले तो दूसरा चुप रहिए तो अच्छा रहेगा।
गिन्नी साहनी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इन दोनों की लड़ाई में कांग्रेस कहां अपने आपको पा रही है? अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 2015 में जहां इनको वोट मिला था 13% आपको, वो 2020 में घट के 4% तक आप लोग आ गए। तो किस तरीके से इसको अपने स्थिति को मजबूत करेंगे आप, क्योंकि यहाँ तो लड़ाई देख ली अब किस स्तर पर चली गई है? गिन्नी जी, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली का चुनाव मुद्दों का चुनाव है। इस बार ना तो यहाँ धर्म की राजनीति चलेगी, ना फ्री की राजनीतिक जो रेवड़ियां बांटी जाती केजरीवाल साहब के द्वारा वो चलेंगी। हमारे अध्यक्ष रविंदर यादव जी ने लगातार 1 महीना न्याय यात्रा करी और उस न्याय यात्रा का एक प्रभाव दिल्ली की जनता ने हमें दिखाया। हम जहां पे गए, सर आप बात करते गटर ओवरफ्लो, आज ये कहते कि हम सफाई का प्रबंध करेंगे आम आदमी वाले। हर जगह किसी कॉलोनी में आप चले जाओ, अगर एक बारिश हो जाए तो गटर का पानी घुटनों तक आ जाता है, आदमी लोग डूब के मर जाते हैं। अभी आपने देखा कि दिल्ली में बच्चे डूब करके मर गए। पानी के प्रबंध किस तरीके से बारिश में कहां कहर था? तो आप सर ये बताइए कि दिल्ली की जनता इन्हें वोट क्यों दे, किस बात से वोट दे? केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, तो साहब ये तो एहसान नहीं करते। शीला दीक्षित जी की सरकार में 400 यूनिट का बिल जिस आदमी का मात्र 1200 या 1400 आता था, आज आम आदमी की सरकार में वो बिल 2,500 से 3,000 पे आता है। यानी कि मिडिल क्लास लोगों को लूट करके आप अगर 200 यूनिट का जूता लॉलीपॉप किसी आदमी को दे रहे हो, तो आप तो दिल्ली के लोगों को लूट के दिल्ली के लोगों का भला कर रहे हो। तो ये भला कैसा भला हुआ साहब? आप ये बात बताइए। आज ये कहते हैं कि झुग्गियों के लिए हम काम करेंगे। शीला दीक्षित जी की सरकार में कितने आवास योजना बनी पड़ी है, राजीव गांधी आवास योजना, इन्होंने किसी के लिए काम करा? किसी भी झुग्गी या स्लम एरिया के लोगों को इन्होंने मकान देने का काम किया? कोरोना काल से लेकर के अब तक साहब इतने सारे मकान खंडर में तब्दील हो गए और शीला दीक्षित का नाम था क्योंकि उसमें राजीव गांधी आवास योजना थी। तो आप ये समझिए अभी फ्लाईओवर पे कितने जानवर मर रहे हैं और ये कहते हैं हम पशु प्रेमी, हम पशुओं के लिए काम करेंगे। शीला दीक्षित की सरकार में सिर्फ 2 काम हुए हैं, वो A1 हुए हैं। आज जो फ्लाईओवर का जाल आपको देखने को मिलता है, आज वो सारा का सारा शीला दीक्षित की सरकार का हुआ काम है। इन लोगों ने क्या किया? आप ये कहते हैं कि हमने बसें फ्री कर दी, अगर आप ये कहते हो हमने किसी महिला के 500 रुपए बचा दिए, तो आपने पेंशन भी तो बंद कर दी। अगर एक घर में कोई बुजुर्ग है जिसकी 3,000 पे एक कांग्रेस के टाइम में पेंशन बनती थी, आपने पेंशन को हड़पने ये का सारे काम सवाल हैं जिस पे मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से उसका जवाब लूंगा, लेकिन हमारे 2 वक्ता काफी लंबे समय से आप लोगों को सुन रहे हैं, करीब 15-20 मिनट हो गए, तो 1 मिनट उन लोगों से बातचीत कर लेता हूं, फिर आप लोगों के पास वापस आऊंगा। अमिताभ तिवारी जी, दिल्ली के चुनाव अब बहुत नजदीक आ गए हैं और जिस स्तर पे अब ये चुनाव प्रचार पहुंच चुका है, तो अलग अलग किन्होंने विकास किया नहीं किया, किसी के पास चेहरा है नहीं है, कौन भ्रष्टाचार किया नहीं किया, इस पे तो काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है। लेकिन मैं आज के डेवलपमेंट को खास तौर से इसलिए देख रहा था क्योंकि दिल्ली में जब भी चुनाव होता है, जब भी आप सड़कों पर जाएंगे तो लोग पूछेंगे अच्छा ये बताओ जी पूर्वांचली किसकी तरफ जा रहे हैं, पंजाबी किसकी तरफ जा रहे हैं, तो फलाना किसकी तरफ जा रहा है। तो ये रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपको लगता है कि ये अब रोल इस बार भी चलेगा या फिर इस बार थोड़ा सा ज़्यादा एकजुटता दिखेगी हिंदू के बीच में, और जिस तरीके से अब चुनाव रैलियों में भाषा का इस्तेमाल का शुरू हुआ है उसका असर दिखेगा? देखिए क्या है कि पूर्वांचली समाज का इन्फ्लुएंस तो 30-35 सीटों पर है, लेकिन पिछला जो ट्रेंड रहा है 2014-15 लोकसभा विधानसभा और 2019-20 का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से ये समाज लोकसभा में भाजपा को और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट करता है। इसका मुख्यतः कारण है कि लोकसभा में एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिशियरी लाभार्थी पीएम आवास योजना, किसान निधि योजना, उज्ज्वला योजना के तहत वो मोदी जी को वोट करता है और फ्री बिजली, पानी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस ट्रैवल वोट करते हैं केजरीवाल जी को। तो ये वोटर स्विंग वोटर है लार्जली। अब इस बार क्या है कि कहीं ना कहीं भाजपा को लगता है कि केजरीवाल 2.0 में जो परफॉर्मेंस रहा है सरकार का, क्योंकि 1-1.5 साल तक तो बहुत सारे लीडर्स जेल के अंदर थे एज एलिजेड लिकर गेट्स स्कैंडल में, तो काम उस तरह से नहीं हुआ है जो केजरीवाल 1.0 में हुआ है। जो बहुत बड़ी स्कीम जो एक लॉन्च हुई है वो है सिर्फ आपकी फ्री बस ट्रैवल महिलाओं के लिए। और एमसीडी जीतने की वजह से क्या हुआ है कि पहले जो ब्लेम शिफ्ट हो जाता था बीजेपी की तरफ कि भाई सिविक इश्यूज हैं, सफाई नहीं हो रही, क्लीनलीनेस है एटसेट्रा, ये ब्लेम भी अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव जीत चुकी है। तो इन दोनों कारणों की वजह से भाजपा को ये उम्मीद है कि पूर्वांचली वोटर जो ज्यादातर लाभार्थी है और ज्यादातर गरीब तबके से आता है, झुग्गी झोपड़ियों में रहता है,
वो इस बार हो सकता है कि केजरीवाल जी का दामन छोड़ करके मोदी जी को वोट करे या भाजपा की तरफ जाए। ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा है पंजाबी खत्री समाज जो है वो, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2015 में तो इस समाज ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था ज्यादा, लेकिन 2020 में इस समाज ने भाजपा को सपोर्ट किया था। ट्रेडिशनली भाजपा का सपोर्टर रहा है पहले ये समाज, और ये मिडिल क्लास है, ये व्यवसायी समाज है, तो मिडिल क्लास वोटर पे भी भाजपा की नजर है, क्योंकि मिडिल क्लास वोटर भाजपा का ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है। और ये एक मात्र शायद ऐसा राज्य होगा जहां मिडिल क्लास वोटर विपक्ष यानी आम आदमी पार्टी यानी भाजपा का विपक्ष आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट करता है, तो उस पर एक नजर है। जो ध्रुवीकरण की बात आप कह रहे हैं, तो सॉफ्ट हिंदुत्व तो पहले केजरीवाल जी ने खुद शुरू किया, क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया था कि परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड कंपैरेटिवली वीकर है सेकेंड टर्म में कंपेयर टू फर्स्ट टर्म। एक बात वो, तो इसको सॉफ्ट हिंदुत्व, तो पुजारियों को 18,000 रुपए का वादा वगैरह उन्होंने वो उस पिच पे खेलना शुरू किया। देखिए, इसका कारण ये है कि जो लीड है आम आदमी पार्टी की, लीड कितने की है? 15% वोट की है। आम आदमी पार्टी को 54% सपोर्ट वोट शेयर मिला था और भाजपा को 39% 2020 में। इसको अगर आप ब्रेकअप करेंगे कि ये लीड आती कहां से है, और इसको अगर धर्म के नाम पर या धर्म के कैटेगरी में इसको अगर आप ब्रेकअप करेंगे, तो 10% मुस्लिम समाज से ये लीड आ रहा है, 2% सिख समाज से और 3% हिंदू समाज से। तो हिंदू समाज में भी आम आदमी पार्टी मार्जिनली लीड करती है, तभी तो वो जीत रही है ना, क्योंकि 81-82% आबादी है। तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज में वोट बैंक जो अपना है वो बढ़ाने की कोशिश है भाजपा की इस चुनाव में, और वो उम्मीद कर रही है कि कांग्रेस पार्टी शायद माइनॉरिटी वोट जो है उसमें थोड़ा बहुत अगर सेंध मार दे, तो ये जो 10-12% की लीड माइनॉरिटी समाज से आ रही है वो थोड़ा कम हो जाए। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर ज्यादा पोलराइजेशन होगा, तो जब अगर कंसोलिडेशन होगा तो काउंटर कंसोलिडेशन होगा, तो जो उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी समाज का वोट बैंक ले लेगी, उस पर कहीं ना कहीं सेटबैक हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा पोलराइजेशन या कंसोलिडेशन होगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर अलग अलग पार्टियां काम कर रही हैं, और अब देखना पड़ेगा कि वोटर अल्टीमेटली जो है वो किस करवट रुख अपना रखता है। सज्जद जी, जो आंकड़े का विश्लेषण कर रहे थे अभी अमिताभ जी, उसी आंकड़े को आगे बढ़ाता हूं। तो जो आंकड़े 2015 के मुकाबले 2020 का देखें, तो हिंदू समाज जहां कांग्रेस से 5% कम हुआ है, वहीं बीजेपी के पास 9% जुड़ा है, और आम आदमी पार्टी से भी कम हुआ है 2015 के मुकाबले 2020 में। सिख समुदाय के लोग बीजेपी से कटे हैं 2020 में, और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं। तो ये सिलसिला इस बार ब्रेक हो पाएगा क्या? देखिए लक्ष्मण जी, जैसा अमिताभ जी कह रहे थे, अब 2020 के चुनाव का संदर्भ देखें तो उसमें दिल्ली दंगे, शाहीन बाग का आंदोलन और फिर किसानों का भी आंदोलन चल रहा था, जिसमें सिख समाज की एक भूमिका थी। अब वहां से ले तो जैसा कि आम आदमी पार्टी का 15% का लीड है, तो जब तक कि कांग्रेस उसमें कुछ डेंट नहीं करती है, मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम समाज से जो कंसोलिडेशन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, और वो स्ट्रीट्स में भी दिख रही हैं, दिल्ली में ग्राउंड पे भी, उसमें कोई बहुत ज्यादा स्प्लिट, ये बीजेपी को उम्मीद थी। कांग्रेस ने काफी जोर शोर किया, लेकिन उसका इंपैक्ट ये है कि वो परसेप्शन में वो वोट मुस्लिम समाज को भी लग रहा है कि कांग्रेस को देने का मतलब है वोट स्प्लिट होना। तो पहली तो बात ये हो गई कि मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं है। रही बात दूसरी की सिख समाज की बात करें, तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार की तरफ से काफी आउटरीच किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक अभी भी जो एक परसेप्शन बायस 2020 जो किसान आंदोलन और फार्म्स बिल के बाद से बना है सिख समाज में, अभी भी थोड़ी सी आप देखेंगे कि वो एक पॉजिटिव और वार्मथ जो है बीजेपी के लिए उतना नहीं दिख रहा है। तो ये दो कम्युनिटी के तरफ से तो वोट पाना थोड़ा सा ये लॉन्ग शॉट का मामला है। उसके बाद रह जाता है हिंदू समाज। अब यहां पे अगर आप देखें तो 19 और 20 लोकसभा, इसमें फर्क ये है कि जाट और गुजर जो यहाँ के स्थानीय आप देखेंगे जिनकी आबादी 12% के करीब है, और जिनका इन्फ्लुएंस भी लगभग 10 से 12 सीटों पे निर्णायक है, बाकी थोड़े बहुत और भी जगह है। इन दो कम्युनिटी में इस बार हमें लग रहा है और ऐसी संभावना दिख रही है कि निश्चित तौर पे आप देखेंगे
कि जाट और गुर्जर समाज में, चूंकि परेश रावल नेता हैं और भी काफी हैं, जो 20 में आम आदमी पार्टी के लिए गया था उसके तुलना में बीजेपी के लिए वोट बढ़ने की संभावना है। जो पंजाबी खत्री और अरोरा हैं, जो कि सिख समुदाय को छोड़ दे हिंदू पंजाबी हैं, वो भी जो विधानसभा में पिछली बार वो मटेरियल पॉलिटिक्स या लाभार्थी फैक्टर के कारण वो गए थे, वहां पे भी बीजेपी को ऐसा लगता है, चूंकि वो जैसे अमिताभ जी भी ने कहा कि ये मिडिल क्लास कॉन्स्टिट्यूट करता है और मिडिल क्लास इस बार सही मायने में आम आदमी पार्टी से नाराज है या एलियनेटेड है, तो उसको आपको साधना है। इसीलिए आप देखिए कि जब योगी यहाँ पे 14 सीटों जिन पे वो कैंपेन कर रहे हैं, आप देखेंगे कि वो केवल पूर्वांचली सीटों पे कैंपेन नहीं कर रहे हैं, वो सीटें मिली जुली हैं। उसमें पूर्वांचली सीटें करावल नगर जैसी हैं, राजौरी गार्डन जैसी, आप देखेंगे पंजाबी सीटें हैं, उसके अलावे बिजवासन है, बाकी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर ये चाहती है कि जो हिंदू पंजाबी है, जाट और गुर्जर समाज के लोग हैं और बाकी जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनमें एक कंसोलिडेशन आए। तो इनके बीच में मुझे संभावना लग रही है कि बीजेपी का हिंदू समाज जो है उसमें निश्चित तौर पे वोट प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। कितना बढ़ेगा हालांकि जी, कितना बढ़ेगा बात की बात है, लेकिन जी हालांकि इसी संभावनाओं को देखते हुए स्टार प्रचारक के नाम में सबसे ज्यादा रैली करने वालों में योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर उतारा गया है। विजय शर्मा जी, योगी जी के भरोसे दिल्ली में मार्जिन ज्यादा ले पाना कितना आपको फिजिबल दिख रहा है? इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि 3 आंकड़े आपके पास रखता हूँ। 2020 के योगी जी के जो दिल्ली में चुनाव रैलियां हुई थी उनमें स्ट्राइक रेट सिर्फ 17% था, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में 92% स्ट्राइक रेट उनका रहा और हरियाणा में 64% रहा। तो ताजा ये दो जो 92% 64% तब वाले हैं जब बटोगे तो कटोगे वाला नारा चला था। तो लेकिन दिल्ली में इनका जादू चल नहीं पाया था 2020 में। इस बार जादू चल पाएगा क्या? आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी कहती है? देखिए लक्ष्मण जी, हमारे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी और जमीन के ऊपर काम करते हैं। और आपने देखा होगा किस तरह से दंगा प्रदेश था, दंगा प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। तो निश्चित तौर पे उनकी डिमांड है, लोगों में बहुत भारी डिमांड है, वो लोकप्रिय नेता है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हम जो है अब दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये जो हमारा वनवास था ये खत्म होने जा रहा है। और आप देखेंगे, देखिए आप बार बार झूठ नहीं बोल सकते हो। 3 बार आपने झूठ बोला। लटकते तारों के कारण पूरे देश ने देखा है कि 16 लोग मर गए। ये झीलों का शहर बनाना चाहते थे, तो 350 झील, वो तो झील में ही दिल्ली बसा दी इन्होंने। और किस तरह से 2 लाख बच्चे आज भी पढ़ाई से महरूम है और 9वीं और 11वीं में बच्चे फेल कर देते हैं ये, ताकि इनका रिजल्ट अच्छा है। ये ऐसी सरकार है। आप मुझे बताओ, इतनी भ्रष्ट सरकार को 2020 में ऐसे आरोप इनके ऊपर नहीं थे, इतने ज्यादा नहीं थे। अब तो बच्चे को पता है कि इनका जो है केजरीवाल जी का जो है चाल चरित्र, चेहरा क्या है, असली क्या है, वो सामने आ गया। किस तरह से शीश महल बनाया गया। जब लोग कोरोना में सड़कों पे दम तोड़ रहे थे ऑक्सीजन के बगैर, तब ये अपना शीश महल बना रहे थे। और पूर्वांचल भाइयों को, मेरों को किस तरह से वहां पर एक बस अड्डे पे छोड़ दिया गया था, जबरदस्ती बसों में भर के, ठूस के भर के, उनको घर तक भी नहीं छोड़ा गया था। तो उसको कोई नहीं भूल सकता। और किस तरह से झूठी बातें करते हैं। 2020 में इन्होंने कितनी बातें की, कुछ तो केजरीवाल जी मान ही चुके हैं, टीवी के ऊपर मान चुके हैं, और कुछ इन्होंने खुद दोबारा से अपने मैनिफेस्टो में डाल के बता दिया हम नहीं कर पाए। तो भाई झूठे आदमी पर बार बार क्यों दिल्ली की जनता यकीन करेगी? संजीव जी मुस्कुरा रहे हैं। संजीव जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों को सुन करके भी। संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं? हालांकि स्पेसिफिक सवाल पूछूं आपसे तो मेरा सवाल यही रहेगा कि जो पूर्वांचली वोटर है, जिसका जिक्र अभी हमारे 2 एनालिस्ट ने किया, कि उसके लिए आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है इस बार, चूंकि इस पर भी काफी ज्यादा वाद विवाद होता रहा है पिछले 2 हफ्तों से। देखिए लक्ष्मण जी, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि विजय शर्मा जी बहुत ही सज्जन हैं और इतने गुस्से और नाराजगी से अपनी बातें रख रहे थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, देखिए चुनाव की राजनीति में हम भी बहुत सालों से देख रहे हैं, जनरली जब चुनाव आता है तो विश्वास अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। वो कम क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब आप मुद्दों की बात नहीं करते हो, ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होते हो, तो अभी आपने देखा नेशनल टीवी चैनल पे पूर्वांचल समाज के बारे में इनकी भाषा, पंजाबी समाज के बारे में इनकी भाषा। देखिए पूर्वांचल समाज से जुड़े हुए जितने भी हमारे भाई बहन हैं, ये दिल्ली में आप कह रहे हैं 30 सीटों पे इनका प्रभाव है। हम ये मानते हैं कि 70 की 70 विधानसभाओं पे
हमारे पूर्वांचल भाई बहनों का प्रभाव है, क्योंकि वो लोग हजारों किलोमीटर से आके दिल्ली में रोजी रोटी कमा के इज्जत से रह रहे हैं, और ज्यादातर भाई बहने अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और छोटी छोटी जगह पे अपने बसेरा बना रखा है। ये तो वो लोग हैं कि उनमें से झुग्गियों में 3 लाख से ज्यादा लोगों को इन्होंने उन्हीं झुग्गियों में जाके ये निवास करते हैं, वहां पे जाके कैरम खेलते हैं, और बाद में उन्हीं झुग्गियों को उजाड़ के और अपने अडानी अंबानी जैसे दोस्तों के लिए वो जगह खाली करवाते हैं। तो कुल मिला के एक तरफ वो पार्टी है जो जुमलों की पार्टी है, गाली गलौज करते हैं, और दूसरी तरफ वो पार्टी है अरविंद केजरीवाल जी का वो विचार है जो पूर्वांचली भाइयों को भी गले लगा के चलता है, पंजाबी भाइयों को भी गले लगा के चलता है, और किसानों का जो आंदोलन है। झुग्गी वालों को राहत देने के लिए आपके नेता ने वादा किया था 2015 में 2020 में कि हर झुग्गी की जगह हम मकान देंगे या तो जमीन देंगे। पता नहीं कितने लोगों को दिया, हमें तो कोई डेटा वैसा दिखा नहीं। तो उन झुग्गी वालों के पक्ष में बोल करके, उनके हितकारी दिख करके कितना उनको लुभा पाएंगे इस बार, चूंकि 2 बार तो जनता इसी उम्मीद में वोट भी कर पाई थी आपको। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हाँ, बोल लीजिए, फिर मैं गिन्नी जी के पास जाऊं। जी, बोल लीजिए। मैं लक्ष्मण जी एक चीज याद दिलाता हूं, क्योंकि लैंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, तो हम तो अब भी कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट आगे बढ़ के आए, लैंड दे। ये जिस गति से झुग्गी वालों को वही मकान देने की बात कर रहे हैं, 4700 लोगों को, झुग्गी वालों को अभी तक ये फ्लैट दे पाए हैं। हम एक टेन्योर में पूरी तरीके से दिल्ली के सारे झुग्गी वाले भाइयों को सम्मानजनक तरीके से रहने का मकान जो है स्थिति बना सकते हैं। पहली योजना में दिए थे 4700। ये डेटा है पवन विजय जी, ये डेटा है 4700। आप बताइए, सुनो, 3 लाख से ज्यादा झुग्गी वासियों को उजाड़ने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने पिछली बार 2020 का मैनिफेस्टो मेरे पास, 2020 के मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले सभी भाइयों को 1700 कॉलोनीज को हम लोग रजिस्ट्री करके देंगे, पक्की रजिस्ट्री देंगे। पक्की रजिस्ट्री आज तक दी हो तो बताइए आपने किसानों को क्या कहा था? आपने कहा था कि डीडीए का 2041 लागू करेंगे, अब तक लागू नहीं किया। दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को लागू करने की बात की थी, सेक्शन 81 और 43 को रद्द कर देंगे, अब तक रद्द नहीं किया। आपने डीडीए में ऑल्टरनेटिव प्लॉट देने की बात करी थी। देखिए, दिल्ली के लिए क्राइम सिटी बनाने का काम किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज दिल्ली में गिन्नी, ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। संजीव जी, विजय जी, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। गिन्नी साहनी जी, पूर्वांचली की बात तो हम लोगों ने कर ली काफी ज्यादा। एक बड़ा समुदाय है वो है पंजाबी, और पंजाबी समुदाय भी काफी ज्यादा भूमिका निभाते हैं यहाँ पे, करीब 15 से ज्यादा सीटों पे निभाते हैं महत्वपूर्ण भूमिका। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार आप लोगों का क्या रुख लग रहा है कि पंजाबी समुदाय किधर रहेगा? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके के बयान कि पंजाब की गाड़ियां यहां पे आ रही है, फिर आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई कि इस पे माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को, तो शायद मामला संजीदा था तो लोग सब पीछे हट गए। लेकिन इस बार क्या रणनीति है आपकी कांग्रेस की? सर देखिए, पंजाबी समाज आज की डेट में क्रांतिकारी समाज से कहीं ना कहीं अपने आप में ताल्लुक रखता ही। अरविंद केजरीवाल जी का कहना था, आपने उनका बयान सुना होगा कि जब हमलावर हुए तो उन्होंने बोला कि क्रांतिकारी देश के अंदर उनका बहुत बलिदान रहा है, बहुत सहयोग रहा है। हम उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, पर एक सवाल करते हैं, सर पंजाबी समाज के लिए केजरीवाल साहब ने क्या किया? आप मुझे ये बात बताइए। पूर्वांचली समाज की बात हो रही थी, हमारे आप पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि आप पार्टी वालों ने पूर्वांचल के लिए बहुत अच्छा किया। आपने अभी केजरीवाल साहब का शायद इंटरव्यू नहीं सुना, जिसमें वो पूर्वांचल समाज के लिए यमुना को गंदा करने का दोषी ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यमुना के आसपास पूर्वांचल के लोग रहते हैं और वहां वो छोटी बत्तियां बना करके रहते हैं, और उनका जो मल मूत्र होता है वो यमुना में जाता है, इसलिए यमुना गंदी होती है। मतलब आज की डेट में पूर्वांचल पे ठीकरा फोड़ दिया केजरीवाल साहब ने। कहा गए वो केजरीवाल साहब जो कहते थे कि मैं यमुना में सबको डुबकी लगवाऊंगा, मैं इस बार छठ पूजा वहां पे मनवाऊंगा। क्या आप मुझे बात बताइए, क्या छठ पूजा किसी भी तरीके से कहीं पर भी आज तक यमुना के लिए बना पाए? तो ये समझना पड़ेगा था आपके पूर्वांचल के लोगों को दोषी ठहराना, आज ये दिखाना कि हम आम आदमी पार्टी वाले पंजाबियों के साथ है। आप हमारी दिल्ली को केजरीवाल साहब बात क्यों नहीं है पूर्वांचल में या पंजाबियों में? दिल्ली के लोग सक्षम है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, उनको अपना मत का प्रयोग करना बहुत अच्छे से आता है।
आप जाते में और धर्म में देश को बांट करके कब तक चुनावी राजनीति करोगे? कब तक समीकरण बिठाओगे कि यहाँ पे पंजाबी वोट बैंक ज्यादा है, यहाँ पे ये समीकरण ज्यादा है? ये समझना पड़ेगा साहब। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि इस बार हाथ बदलेगा हालात, और ये हाथ इस बार हालात बदलने जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से। आम आदमी पार्टी और झुग्गियों की बात हो रही है, 2022 तक मोदी जी कहते हैं सबको अपना मकान देंगे। केजरीवाल साहब ने तो दिल्ली में लोगों को जो बने हुए मकान है वो तक नहीं दिए। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, आप समझे इस बात को, सेक्टर 14 द्वारका में उसका उद्घाटन तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके आगे इंदिरा गांधी का नाम लिखा था। राजीव गांधी आवास योजना में मकान नहीं दिए जाते क्योंकि उसके आगे राजीव गांधी लिखा है। तो इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि इनको पता है कि सारा विकास कांग्रेस का किया हुआ है। इन्होंने तो सिर्फ नारियल फोड़े हैं। आज तक इतने स्कूल जो बने सब कांग्रेस की देन है, दिल्ली में कॉलेज बने कांग्रेस की देन है, सड़कें बनी है कांग्रेस की बनी है। आज कितनी हमारी विधानसभा में सड़कें ऐसी हैं जो हमारे नेता के द्वारा बनी हुई है। आज तक आम आदमी पार्टी ने वहां पर सड़क बनाने का काम नहीं किया, क्योंकि इनके स्थानीय नेता ये कहते हैं हमें तो केजरीवाल के मुंह पे वोट मिल जाएगा, हमें तो झाड़ू वाले को केजरीवाल के मुंह पे वोट मिलेगा। संजीव जी जवाब दीजिए, 30 सेकंड। ठीक है गिन्नी जी, 1 मिनट। संजीव जवाब देंगे। संजीव जी। जी हालांकि ये बोल रहे थे तो मेरे को आवाज नहीं आ रही थी इनकी, लेकिन मैं जो समझा हूं कि कांग्रेस जो है पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुकी है दिल्ली के अंदर। कांग्रेस आपने वही सुना जो आप सुनना चाहते थे, जो ये बोल रहे थे। बता दूं मैं आपको, ये कह रहे थे कि जिस पूर्वांचली समाज का आप हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, उस पूर्वांचली समाज के बारे में आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना को दूषित करने में उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने दूसरा सवाल उठाया कि पंजाबी समुदाय के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या किया, वो मुझे बता दीजिए। आप सुन कुछ और लिए अलग, जो सुनना चाहते थे वो आप सुने, लेकिन ये इनका सवाल था। नहीं लक्ष्मण जी, मैं आपको बता दूं, आपको इनको वही बात सुनाई देगी जो कि इनको ऐसा लगता है कि इनके फेवर में होगी। पूर्वांचल समाज के लिए ग्राउंड पे अगर किसी ने काम किया है, पंजाबी समाज के लिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, तभी तो आज पंजाब की जनता ने हाथों हाथ लिया है। आज दिल्ली में रहने वाले सभी पंजाबी पूरी तरीके से 2015 और 2020 की तरह पूरा आशीर्वाद अरविंद जी के साथ है, अरविंद जी के साथ रहेगा। और आप गाली दीजिए, आप रोज सुबह उठते ही अरविंद जी को जितनी गाली दे रहे हैं दोनों पार्टी वाले, उतनी ही दिल्ली की जनता उनको प्यार बढ़ा रही है, प्रेम बढ़ा रही है। जनता में देखा होगा अरविंद जी जब जनता के बीच में जाते हैं तो जिस तरीके का जनता में जोश है, जिस तरीके से जनता उनके साथ कनेक्ट कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि आज महिलाओं को पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी गारंटी दे रहे हैं तो वो गारंटी ओरिजिनल है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो वायदे हैं वो खोखले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के साथ मिलके इस बार जो एक षड्यंत्र रचा था, वो षड्यंत्र पूरी तरीके से जनता भी फेल करने वाली है। और जिस तरीके से पिछले 2-3 साल में आप दोनों ने मिलके दिल्ली की जनता को प्रताड़ित करने का काम किया था, उसका रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा और एक तरफा आप 0 पे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी स्कूटी पे बैठ के विधानसभा जाएगी। बिल्कुल, इस पे मैं विजय शर्मा जी से भी रिएक्शन लूंगा मैं, और साथ में भी हम जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे कि अब यहाँ पे कि खास तौर से जो कहते हैं फ्लोटिंग वोटर है, जो लोकसभा में कहीं और विधानसभा में कहीं वोट करता है, वो इस बार क्या मूड बना रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे आप सभी वक्ताओं से। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कर। हमारे साथ अलग अलग पार्टी के वक्ता भी जुड़े हुए हैं और साथ में राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। विजय शर्मा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी लंबी और तीखी बहस हो रही थी कि किसने क्या ज़्यादा मकान बनाया, किसने झुग्गी के बदले मकान देने का वादा पूरा किया। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी कुछ आंकड़े पेश कर रही है, कुछ लोग उसके आंकड़े पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये है कि झुग्गीवासी भी दिल्ली के चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कई सारे सीटों पर उनके निर्णायक वोट रहते हैं, लेकिन सिर्फ
और सिर्फ आम आदमी पार्टी को ब्लेम करना कि उन्होंने झुग्गी की जगह मकान देने में कामयाब नहीं हुआ, ये कितना सही होगा? क्योंकि पूरे देश भर में हर किसी को पक्का मकान देने का वादा तो प्रधानमंत्री ने भी किया था, भाजपा ने भी किया था। तो उस वक्त तो कहा नहीं गया था कि देश का मतलब दिल्ली नहीं है जी। और दूसरा, दिल्ली में आपके पास रास्ते तो हैं ही, आपने 4000 मकान दिए, आपने खुद ही बताया। तो ऐसा करके हम क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा झुग्गी की जगह मकान दे पाए? देखिए लक्ष्मण जी, हमने 25,000 से ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रियां दी हैं, उनको अपना मालिकाना हक दिया है। और एक पहले योजना थी, उसमें हमने 29,000 से ज्यादा मकान दिए। अभी हमने 4700 से ज्यादा फ्लैट दिए, जो 3 साल पहले योजना आई है। दूसरा, इन्होंने बात की हम 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में, जिसमें दिल्ली भी है, दिल्ली में 70 लाख से ज्यादा लोगों को हम राशन दे रहे हैं फ्री में। और जिस तरह से प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा, 4 करोड़ से ज्यादा मकान हमने पूरे देश भर में, उसमें पूरे देश के राज्य आ जाते हैं, सबको मकान दिए। और 3 करोड़ मकान अब देने जा रहे हैं इन 5 सालों में। तो हमारी तो योजना है। आपने देखा होगा किस तरह से हमने एक्सप्रेसवे बनाए, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो, चाहे दिल्ली बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेसवे हो, चाहे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो, चाहे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे हो, चाहे दिल्ली मेरठ का हो। किस तरह से हमने मेट्रो अभी 30,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से हमने मेरठ में पहुंचाई हो। तो आपने देखा होगा किस तरह से हमने यहाँ पे प्रगति मैदान के सामने काम किया हो। तो किस तरह से हमने 12,000 करोड़ एयरपोर्ट के ऊपर खर्च किए हो, 15,000 करोड़ हमने रेलवे के ऊपर खर्च किए हो, 41,000 करोड़ की हमने सड़कें बनाई हो, 68,000 करोड़ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए हो। तो हमने जो सेंटर का था, और हमारा तो टेस्ट हो चुका। संजीव जी, इन्होंने तो पूरी लिस्ट गिना दी। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ लक्ष्मण जी, आपका सवाल था झुग्गी वासियों के लिए, गरीबों के लिए। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये कहा था कि 2022 तक हर सिटीजन की छत पे सर पे पक्की छत होगी। आज 2022 को जाए हुए 3 साल होने वाले हैं। अब तक बताइए, और खुद इन्होंने एडमिट किया कि आपने पिछले 5 साल में 4,700 फ्लैट बनाए। अरे दिल्ली के अंदर 15 लाख से ज्यादा 15 लाख से ज्यादा झुग्गी वासी। आप कैलकुलेट कीजिए विजय जी, सुनिए, आप अपने पूरे कैलकुलेट कर लिए जो डेटा मैं एज इट इज मान लेता हूं। दिल्ली के अंदर 15 लाख झुग्गी वासी रहते हैं। आप 200 साल तक नहीं दे पाएंगे, आप 200 साल तक नहीं दे पाएंगे। आप जिस तरीके की योजना लेके आ रहे हो, इस तरीके से सुनिए, दिल्ली के अंदर 17 साढ़े 17 विजय जी बोलने दीजिए इनको, संजीव जी को बोलने दीजिए। विजय जी एक बार संजीव जी को बोलने दीजिए। 5 लाख से ज्यादा लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रह रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा। ये 25,000 रजिस्ट्री देके, और पिछली बार क्या कहा था कि जी हर एक को पक्की रजिस्ट्री मिलेगी। ये जुमलों वाली पार्टी है। इन्होंने झुग्गी वालों को कहा था 3 लाख झुग्गी वालों को, सुना है, 3 लाख झुग्गी वालों को उठाने का काम किसने किया? झुग्गी तोड़ने का। अभी चुनाव चल रहे हैं, नरेला के अंदर झुग्गी। आप जाइए विजय जी, नरेला के अंदर झुग्गी तोड़ दी है डीडीए ने। डीडीए आपके पास है, आपके पास है। हालांकि मेरा मानना है कि जब आप चुनावी वादा करते हैं, चाहे अब नीरज जी आपके लिए हुआ, संजीव जी के लिए, चुनावी वादा करते हैं तो वही वादा करिए जो आपके हाथ में हो। हमने जहां झुग्गी वहां मकान का वादा कर दिया और बाद में पता चला जमीन तो हमारे हक में है ही नहीं। और ये तो पता था पहले से दिल्ली सरकार में किसके पास क्या है, वादा उतना ही किया गया जहां पे ये रखा जाए। खैर ये वाद विवाद का विषय हो सकता है। अमिताभ तिवारी जी, ये जो मुद्दा उठता है, ठीक है, ये लंबी बहस हो सकती है। फिर पता चला आप ही दोनों बहस करते रहे, बाकी वक्ताओं को चुप रहना पड़ जाएगा। तो बाकी वक्ताओं को भी लाया गया है और वो लोग काफ़ी वैल्यूबल इनपुट दे रहे हैं। अमिताभ तिवारी जी, ये जो मामला चल रहा है, 2 कार्यकाल लोगों ने देख लिए कि दिल्ली के पास बहुत सारे अधिकार नहीं हैं, इस वजह से बहुत सारे कामकाज वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बार बार कहना क्या भाजपा के पक्ष में भी जाता है क्या? जब भाजपा कहती है कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो अब ज़्यादा मजबूती से काम होगा, विकास होगा, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि चूंकि हमारे अधिकार क्षेत्र में बहुत कुछ नहीं है तो हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो किसके पक्ष में जाएगा इफेक्ट? अब ये तो कहना मुश्किल है लक्ष्मण जी की किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन दोनों ही पार्टी अपनी अपनी नैरेटिव को ड्राइव कर रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि भाई भाजपा या भाजपा के सपोर्टर्स या झुकाव जो रखते हैं वोटर्स भाजपा की तरफ, और जो न्यूट्रल वोटर्स हैं, एक सेक्शन ऑफ न्यूट्रल वोटर्स, उनका मानना है कि ये बार बार की जो तकरार है दोनों
सरकारों के बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इससे कहीं ना कहीं दिल्ली का नुकसान हो रहा है, दिल्ली का भला नहीं हो रहा है। तो क्यों ना डबल इंजन की सरकार करी जाए, भाजपा को वोट किया जाए, ताकि दोनों जगह पे एक ही सरकार हो और कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम हो। लेकिन जो दूसरा तबका है, जो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर सपोर्टर है और आम आदमी पार्टी जो नैरेटिव चला रही है, वो उसमें ये है कि भाई उसमें भाजपा को कहीं ना कहीं विलन माना जा रहा है, कि भाजपा की वजह से इस राज्य का या दिल्ली का भला नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भाजपा द्वारा अपॉइंटेड जो एलजी है वो आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने दे रहा है। तो इसमें क्या है कि जो फ्लोटिंग वोटर्स की बात करी आपने, ये काफी बाइपोलर यहाँ पर चुनाव देखने को है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का वोटर मिला करके आज की डेट में आम आदमी पार्टी के पास है। आप जिसको एंटी बीजेपी वोट कह सकते हैं, और एंटी कांग्रेस, एंटी आप वोट मिला जुला करके भाजपा के पास है। तो लगभग 50%, 55% और 40% ये है। इसमें से 30% फ्लोटिंग वोटर है। 15% कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में शिफ्ट होता है, लोकसभा और विधानसभा में सीमलेसली मूव करता है। 15% भाजपा और आम आदमी पार्टी में मूव करता है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। तो ये जो आपने बात उठाई है, ये बात अगर आप बहुत सारे वीडियोस भी देखेंगे सोशल मीडिया पे, तो ये बात उठ रही है इस बार। तो इसका असर ये 30% वोटर पर क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डकोर सपोर्टर तो ठीक है, आम आदमी पार्टी का ही पक्ष लेंगे या भाजपा का पक्ष लेंगे, भाजपा वाले। लेकिन ये जो 30% फ्लोटिंग वोटर है, क्या ये वो सोच रहा है कि भाई डबल इंजन की सरकार हो तो शायद ज्यादा फायदा होगा, या वो ये देखता है कि भाई बीजेपी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को, क्योंकि वो एक नेशनल थ्रेट की तरफ देखती है, दबाना चाह रही है, और आम आदमी पार्टी जो विक्टिम कार्ड प्ले करती है कहीं ना कहीं, पिछले चुनाव में उन्होंने प्ले किया है, उसको सपोर्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जानना तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अनडिसाइडेड वोटर्स भी बहुत सारे हैं, और क्योंकि ये हार्डकोर आइडियोलॉजिकल वोटर नहीं है, ये 30% जो है जो मूव करता है। देखिए, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मूव कर रहा है वो तो लार्जली दलित समाज और माइनॉरिटी समाज से आता है। जो भाजपा और आम आदमी पार्टी में मूव कर रहा है वो लार्जली पंजाबी, खत्री, पूर्वांचली और मिडिल क्लास का बड़ा उसमें चंक है, और वो उसका हिंदुत्व जो पोलराइजेशन का मुद्दा है वो शायद इस फ्लोटिंग वोटर पर उतना काम ना करे जितना ये डबल इंजन की सरकार या विकास की बात वाला काम है। तो देखना पड़ेगा कि कौन सा नैरेटिव चलता है। सज्जन जी, आप तो ग्राउंड पे जाके कई बार देखते हैं, लोगों के बीच, वोटरों के बीच जाते हैं, क्षेत्र में अवलोकन करते हैं। दिल्ली में जाने का मौका मिला कि नहीं? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी बिल्कुल, अभी चल रहा है और अभी 1 हफ्ते और हम लोग करेंगे। अब देखिए, वो कहते हैं कि वोटर भी जो है वो बहुत इनोसेंट नहीं है, उसे भी अपने व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत का मतलब है वो किस तबके से आ रहा है, किस समाज से आ रहा है, उसके हिसाब से वो कुछ मुद्दों को देख रहा है और कुछ जो खराब मुद्दे हैं उसकी अनदेखी कर रहा है। वो कहते हैं ना, जागी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वही वाली हाल है। अब जहां तक जो मुद्दे इस बार आ रहे हैं, जैसे अमिताभ जी ने कहा कि दिल्ली एक स्विंग वोटर, बड़ा तबका स्विंग वोटर है। उस स्विंग वोटर का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि उसको एक बड़ा तबका है जिसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी है। जो लोकसभा में तो नेशनलिस्ट हो जाता है, मोदी फैक्टर से प्रभावित होता है, विधानसभा में वो थोड़ा सा अपने लाभार्थी के तौर पे देखता है जिसमें ज्यादा लाभ हो। अब इसमें देखिए, अगर हम समुदाय के हिसाब से देखें तो जो मिडिल क्लास दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूट होता है उसमें पूर्वांचल का एक छोटा तबका है। बड़ा तबका आपका आता है वो पंजाबी समाज से है, उसमें सिख समाज भी है, और यहाँ के जो जाट और गुजर समाज है ये लोग हैं। लेकिन इनका भी एक बड़ा तबका 2020 में और 15 में आम आदमी पार्टी की तरफ गया था। तो पहली बात तो ये है। रही बात पूर्वांचली वोटर की, अब सबको पता है कि पूर्वांचली वोटर, अब उनकी संख्या कितनी है अलग अलग, इस पे हमारे हिसाब से उनकी संख्या 30% से ज्यादा है, 35% तक है। बहुत जगह आपने दिखाया, इसलिए इस पे एक स्पष्टता नहीं है, लेकिन मान लीजिए एक सब्सटेंशियल है। लेकिन ये सत्य है कि उसमें बड़ा तबका जो है वो एबव पॉवर्टी लाइन या बिलो पॉवर्टी लाइन या जो झुग्गी झोपड़ी, रीसेटलमेंट कैंप, इस तरह के तबकों में वो रहता है। अब यहां पे बात सीधी सी है कि करप्शन पूरे देश में आप देख लीजिए, क्योंकि हम लोग 2 तरीके से डिबेट करते हैं, क्या होना चाहिए और क्या होता है। इनके लिए जो तबका स्ट्रगल कर रहा है, जो दलित समाज के हैं, मुस्लिम समाज का भी बड़ा तबका जो है वो कमजोर वर्ग से आता है, और भी कारण है, उनके लिए करप्शन जो है वो उनके प्रेफरेंस में निर्णायक भूमिका नहीं निभाता है।
वो डिटर्मिनेंट नहीं है इलेक्शन का, ये मिडिल क्लास के लिए है। इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे वो पॉल्यूशन की बात हो, चाहे वो करप्शन की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, महंगाई का मुद्दा है तो महंगाई के मुद्दे में जो आपकी सारी पॉपुलिस्ट स्कीम है वो तो उस गरीब तबके के लिए आप कर ही रहे हैं, तो उसके लिए फिर वहां पे मिडिल क्लास हो जा रहा है। इसलिए मुझे इस बार फिर लग रहा है कि जाट समाज, हिंदू पंजाबी समाज, गुर्जर समाज और बाकी जो मिडिल क्लास है, जो मिला जिसमें पूर्वांचली समाज का भी एक हिस्सा आता है, छोटा हिस्सा, इनके बीच में मुझे उम्मीद है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का वोट बढ़ेगा। रह गई पूर्वांचल समाज का एक बड़ा हिस्सा जो गरीब तबके से वो क्लास में अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, मुस्लिम समाज जिसके पास अपने कारण है, और बड़ा वो जो झुग्गी झोपड़ी में जिसमें दलित समाज में आते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये जो पिच है करप्शन का, पॉल्यूशन का या सिविक इश्यूज पे जो पाएगा उससे बहुत होगा, क्योंकि वही हर किसी को लग रहा है कि हमारा वो अपने वेंटेज पॉइंट से देख रहा है, तो वोटर भी मैप इसमें हालांकि इसमें इन्होंने, अमिताभ जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मिडिल क्लास को तो लगता है कि चलो जी हमें घर में अनाज मिल रहा है मुफ्त में, राष्ट्र लेवल पे जो फायदे मिलने चाहिए मोदी जी से मिल रहा है, और जो हमें स्थानीय स्तर पर मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी का फायदा मिलना चाहिए केजरीवाल से मिल रहा है। दोनों तरफ अपना चले जाते हैं, जब मोदी को जो चुनना है तो मोदी जी को चुन लिए, जब केजरीवाल को चुनना है तो केजरीवाल जी को चुन लिए। गिन्नी साहनी जी, इसमें आपकी भूमिका को लेकर बड़ी चर्चा रहती है। मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में जितने लोगों से मैं बात करता हूँ, हर कोई यही कहता है कांग्रेस की भूमिका क्या रहने वाली है। कांग्रेस को जो वोटर छिटक के चले गए थे आम आदमी पार्टी के पास, क्या कांग्रेस उनको वापस लाने में कामयाब हो पाएगी क्या? हालांकि मैंने आपके पिछले जो आपने बातें कही उसमें आपने बार बार शीला दीक्षित जी का नाम लिया, लेकिन उतनी जोर शोर से, उतनी प्रमुखता से आपकी पार्टी शीला दीक्षित का नाम तो खैर नहीं लेती है, लेकिन किस सहारे आप अपने वोट बैंक को वापस पाएंगे? देखिए सर, आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, आप कह रहे हो कि वोटर कैसे लाएंगे। आम आदमी पार्टी के रोज नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आप वोटर की बात कर रहे हो। आम आदमी पार्टी से लोग उनके इतने खफा, इतने कार्यकर्ता खफा है। कल भी 15 लोगों ने आम आदमी पार्टी के जहांगीरपुरी के अंदर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। तो आप ये सोचिए वो 15 आदमी के पास कितनी पॉपुलेशन होगी जो वहां पे वर्चस्व रख के बैठे थे। आज देवेंद्र यादव जी ने उनको कांग्रेस में गमछा पहना करके कांग्रेस में उनका स्वागत किया। तो आप ये सोचिए कि जब एक आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे हर विधानसभा में आम आदमी के कार्यकर्ता नाराज है पार्टी के अपने नेताओं से, तो जब एक कार्यकर्ता नाराज है तो आप ये सोचिए जनता कितनी नाराज होगी, जनता क्यों उनको वोट देगी। जनता को खुले हुए गटर मिलेंगे, एक बदबूदार पानी मिलेगा। आम आदमी पार्टी बिजली के बिल मनचाहे बेचती है, 1.5 लाख रुपया लोगों के ऑफिस का बिल, दिल्ली न्याय यात्रा में छोटी सी दुकान का पानी का 1.5 लाख रुपया बिल। सर आप ये बताइए, अपने न्याय यात्रा कभी सड़कें नापी हैं? आप पूछ रहे थे अभी हमारे सहयोगी से कि आप सड़कों पे उतरे हो, हम सड़कों पे उतरे सर, 1 महीना सड़कों पे हम रहे हैं, लगातार हमने लोगों के दर्द को जाना है। आज महिला सुरक्षा के नाम पे बीजेपी फेल है। आम आदमी पार्टी सुविधाएं जो बात करती है वो लोगों तक पहुंचा नहीं पाई है, वो सिर्फ दूर के लोग सुहाने लगते हैं। अभी ये जो 2100 का लॉलीपॉप फेंका है, आप बताइए क्या रणनीति है? लेकिन इसमें गिन्नी जी इसमें सवाल ही उठता है कि आप जितने मजबूत होते, लोगों को डर लगता है कि कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, भाजपा को फायदा होगा, और विजय शर्मा जी भी खुश होंगे कि चलो कांग्रेस मजबूत हो रही है। क्यों विजय जी? समय कम है। देखिए लक्ष्मण जी, हम तो अपने विकास के आधार पर, काम के आधार पर वोट मांगते हैं। कौन क्या होगा हम शिद्दत के साथ इलेक्शन लड़ते हैं। 24 घंटे हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के दुख में, दर्द में रहते हैं। और ये पक्का है, ये आम आदमी पार्टी ने अपना एक इंटरनल सर्वे कराया है, उसमें बीजेपी 48 से ज्यादा सीटें जीत रही है। खुद मान लिया उन्होंने हार। आज तक मैंने पहली बार देखा केजरीवाल जी को इतना परेशान होते हुए। तो ये तो संजीव जी परेशान है क्या? संजीव जी ये तो नेशनल टीवी पे परेशान है क्या? विजय शर्मा जी कितने परेशान हैं। देखिए मैं तो एक चीज बताता हूँ आपको, गिन्नी जी का आपको लड्डू खिलाएंगे कि 8 तारीख के बाद गिन्नी जी का जो 1.5 लाख रुपए पानी का बिल है उसको माफ करने का काम करेंगे अरविंद केजरीवाल। देखिए हमारा इंटरनल सर्वे और भारतीय जनता पार्टी के पास है, दिल्ली पुलिस बयान नहीं देती है, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में सब चीजें तैयार होती हैं। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करती है। अरविंद केजरीवाल जी एक तरफा आपकी बौखलाहट, आपका गाली देने का तरीका, ये दिल्ली की जनता पसंद नहीं करती है। पूरी तरीके से हमें लगता है कि ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन इस दौर के बीच में जनता दिल्ली की समझदार ज्यादा है
और उम्मीद करूंगा कि समझदारी से चुने कि कौन उम्मीदवार उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।